कहानी शुरू होती है इंग्लैंड में, जहां एक रहस्यमयी ज़ॉम्बी वायरस अचानक फैलता है। ये वायरस इतना तेज है कि लोग समझ भी नहीं पाते और देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। इस तबाही के बीच एक छोटा लड़का अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन को मरते देखता है। उसका मासूम मन घबराहट और डर से भर जाता है। वो भागता हुआ अपने पिता के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन वहाँ जो होता है वह उसे और भी तोड़ देता है। उसका पिता, जो शायद पहले से ही वायरस की चपेट में आ चुका है, एक अजीब सी शांति के साथ कहता है, इन्फेक्टेड लोग अमर हो गए हैं। वो अपने बेटे को एक चांदी का क्रॉस लॉकेट देता है, जो शायद उसकी आखिरी निशानी है। फिर एक पादरी की तरह दोनों हाथ फैलाकर वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लड़का डर और सदमे में पास के सीवर में छिप जाता है। वहाँ से वो देखता है कि उसका पिता भी ज़ॉम्बी बन चुका है। उसके चेहरे पर अब इंसानियत की कोई निशानी नहीं बची। ये दृश्य न केवल कहानी का आधार तैयार करता है, बल्कि उस छोटे लड़के के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अब कहानी 22 साल आगे बढ़ती है। इंग्लैंड अब पूरी तरह एक ज़ॉम्बी नेशन बन चुका है। जमीन पर इंसानों की जगह ज़ॉम्बीज का राज है और सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचे हैं। यह सर्वाइवर्स तट से दूर एक छोटे से आइसलैंड पर बस्ती बनाकर रहते हैं, जहां जिंदगी सादी लेकिन सुरक्षित है। यहाँ वायरस का खतरा नहीं है और लोग एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। लेकिन इस शांत बस्ती में भी नियम सख्त है और हर लड़के को बड़ा होने से पहले एक खतरनाक रिवाज से गुजरना पड़ता है, मैनलैंड जाकर एक ज़ॉम्बी को मारना। यह रिवाज न केवल हिम्मत का इम्तिहान है, बल्कि यह दिखाता है कि इस नई दुनिया में सर्वाइवल के लिए कितनी क्रूरता चाहिए। वही छोटा लड़का, जो अब पैक नाम का एक जवान बन चुका है, अपनी बीमार माँ के पास जाता है। उसकी माँ की हालत नाजुक है, उसे बार बार बुखार आता है और कभी कभी वह बेहोश हो जाती है। पैक अपनी माँ के लिए एक स्मोक मीट का टुकड़ा लाता है, जो वह खुद नहीं खाता। इस छोटे से दृश्य में उसका माँ के प्रति प्यार और त्याग साफ झलकता है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसे मेनलैंड पर ट्रायल के लिए जाना है। माँ, जो पहले से ही कमजोर है, इसका विरोध करती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस खतरनाक मिशन पर जाए, लेकिन उसकी हालत उसे रोकने की ताकत नहीं देती। दूसरी तरफ पैक का पिता जैमी इस रिवाज का समर्थन करता है। जैमी चाहता है कि उसका बेटा जल्दी मैन बने और इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में अपनी जगह बनाए। जैमी का किरदार जटिल है। वो एक सख्त पिता है जो अपने बेटे को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन उसकी सख्ती में कहीं न कहीं प्यार भी छिपा है। पूरा आइसलैंड पैक और जैमी को विदा करने के लिए इकट्ठा होता है। वो आइसलैंड के इकलौते एग्जिट तक पहुँचते हैं, जहाँ गार्ड्स एक भारी भरकम गेट खोलते हैं। गेट के उस पार समुद्र में एक रास्ता दिखता है, जो सिर्फ टाइड कम होने पर नजर आता है। जैमी हिसाब लगाता है कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, जिसमें उन्हें एक ज़ॉम्बी मारकर वापस लौटना होगा। समुद्र के किनारे सारे पेड़ काट दिए गए हैं, क्योंकि ये आइसलैंड का मुख्य एनर्जी सोर्स है। इस छोटे से विवरण से दुनिया की कमी और संसाधनों की जंग साफ दिखती है। दोनों सबसे ऊंचे पीक पर चढ़ते हैं, जहां से मेनलैंड का विशाल डरावना नजारा दिखता है। पैक पहली बार इतनी बड़ी जमीन देखता है और उसका मन उत्साह और डर से भर जाता है। जेमी हंसकर कहता है, तू महीनों चल सकता है, फिर भी तट दिखना बंद हो जाएगा। ये लाइन न केवल मेनलैंड की विशालता दिखाती है, बल्कि उस अनजाने खतरे का भी एहसास कराती है जो वहाँ इंतजार कर रहा है। जंगल में घुसते ही जैमी पैक को क्रोलर ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है। ये ज़ॉम्बी घास और कीड़े खाते हैं और उनकी कमजोरी उनकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा है। पैक पहली बार ज़ॉम्बी देखता है और उसका डर साफ दिखता है। जैमी उसे तीर चलाने की ट्रिक्स सिखाता है, लेकिन तभी पीछे से एक क्रोलर चुपके से आता है। पैक डरते हुए भी तीर चलाता है और वह सीधे ज़ॉम्बी की गर्दन में लगता है। दूसरा क्रोलर जैसे ही हमला करने वाला होता है, जैमी उसे एक तीर से ढेर कर देता है। वो पैक की तारीफ करता है। क्या निशाना था। इस पल में पैक को अपनी ताकत का पहला एहसास होता है और जैमी का गर्व उसे और हिम्मत देता है। समय बाकी होने की वजह से जैमी उसे मैनलैंड की दुनिया दिखाने ले जाता है, जहां आइसलैंड जैसे बड़े जानवर नहीं मिलते। ये दृश्य मैनलैंड की बर्बादी को और गहराई से दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति भी अब इंसानों की नहीं रही। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी जीर्ण झोपड़ी देखते हैं। अंदर का सामान पहले ही लूटा जा चुका है और जैमी को सिर्फ एक पुरानी फ्रिस्बी मिलती। ये छोटा सा दृश्य उस दुनिया की कमी को दर्शाता है, जहाँ हर चीज कीमती है, फिर चाहे वो एक फ्रिस्बी ही क्यों ना हो। अचानक अंदर से आवाज आती है। दोनों सतर्क होकर धीरे धीरे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कौवे एक लटकी हुई लाश को खा रहे हैं। पैक, जो अभी तक ज़ॉम्बीज से डर रहा था, अब इंसानों की क्रूरता देखकर और हैरान हो जाता है। वो जैमी से पूछता है, कोई अपने जैसे इंसान के साथ ऐसा क्यों करेगा। जैमी गंभीर होकर जवाब देता है, इस जमीन पर कई अजीब लोग हैं, इसीलिए हमारा आइसलैंड इतना कीमती है। यह लाइन आइसलैंड की सुरक्षा और मैनलैंड की अराजकता के बीच का अंतर साफ करती है। जैमी पैक को उस लटकी हुई लाश को मारने के लिए कहता है, क्योंकि बार बार मारने से इंसान जल्दी मजबूत होता है। ये दृश्य पैक के लिए एक कठिन सबक है, जो उसे इस क्रूर दुनिया के लिए तैयार करता है। झोपड़ी से निकलकर वह वापस आइसलैंड की ओर चलते हैं, लेकिन तभी जैमी को ताजा खून की बूंदें दिखती हैं। पास के एक पेड़ पर एक जंगली सिर लटक रहा है। जैमी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अंदाजा लगाता है कि यह अल्फा ज़ॉम्बी का काम है। वो ज़ॉम्बीज जो क्रोलर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक। अल्फा ज़ॉम्बीज की बात सुनकर पैक का डर और बढ़ जाता है। जैमी उसे सावधान रहने को कहता है, लेकिन तभी जंगल में एक झुंड ज़ॉम्बीज दिखाई
देता है। जैमी गुस्से में गाली देता है, अरे बेकार। वो पैक को लेकर जंगल में भागता है। ये ज़ॉम्बीज़ जानवरों जितने तेज हैं और उनकी ताकत इतनी है कि वह पेड़ तक तोड़ सकते हैं। जैमी फुल फाइट मोड में आ जाता है, अपने तीर और चाकू से ज़ॉम्बीज़ का सामना करता है, लेकिन पैक डर के मारे कांप रहा है और कुछ कर नहीं पाता। जैमी उसे लेकर फिर उस झोपड़ी में भागता है। दोनों किसी तरह छत पर अटारी में चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ से बच पाते हैं। सूरज ढल रहा है और जैमी पैक अब झोपड़ी में फंस चुके हैं। जैमी बताता है कि ये अल्फा ज़ॉम्बीज़ थोड़े स्मार्ट हैं और उनके पास तीर भी अब गिनती के बचे हैं। वो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि ज़ॉम्बीज़ खुद चले जाएं। आज रात वो आइसलैंड नहीं लौट पाएंगे। रात होने पर पैक समुद्र की ओर से चमक देखता है। जैमी बताता है कि यह विदेशी पेट्रोलिंग टीमें हैं जो समुद्र में गश्त करती हैं ताकि कोई इस ज़ॉम्बी संक्रमित जमीन से बाहर न भागे। लेकिन तभी पैक का ध्यान जंगल की ओर से आने वाली आतिशबाजी पर जाता है। रंग बिरंगी रोशनी रात के अंधेरे को चीरती है और पैक के मन में उत्सुकता जागती है। जैमी की आंखें भी चमकती हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे नहीं पता यह क्या है। दोनों थकान और डर की वजह से सो जाते हैं, लेकिन तभी जोर का झटका लगता है। कुछ जंगली जानवर झोपड़ी के पास से गुजर रहे हैं और पुरानी झोपड़ी टूटने की कगार पर है। जैमी पैक को लेकर बाहर भागता है, लेकिन उसे डर है कि अल्फा ज़ॉम्बी कहीं पास ही हो। वो बिना रुके तट की ओर भागते हैं। टाइड अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ, लेकिन जैमी हिसाब लगाता है कि पानी घुटनों तक ही होगा और वह वापस जा सकते हैं। आधे रास्ते में कोई ज़ॉम्बी पीछा नहीं करता और दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी ऊपर से पक्षी उड़ते हैं और जैमी को कुछ गड़बड़ लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, एक अल्फा ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहा है। उसकी आंखें लाल हैं और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो पानी में भी नहीं रुकता। जैमी चिल्लाता है, पैक भाग, लेकिन पानी उनकी स्पीड कम कर देता है। ज़ॉम्बी और करीब आ रहा है। तभी आइसलैंड के गार्ड्स उनकी चीख सुन लेते हैं। वो डिफेंस सिस्टम चालू करते हैं और कई राउंड फायरिंग के बाद ज़ॉम्बी मरता है। आइसलैंड का लीडर दोनों को चेक करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। फिर धीरे से गेट खोलता है पैक, जिसने ट्रायल पूरा किया। आइसलैंड का हीरो बन जाता है। जैमी को अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन इस जीत में भी एक खटास है जो आगे की कहानी में सामने आती है। ट्रायल के बाद आइसलैंड में पार्टी होती है, लेकिन पैक देखता है कि जैमी गायब है। वो बाहर ढूंढने जाता है और देखता है कि जैमी गांव की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। यह दृश्य पैक के लिए एक धक्का है। वह गुस्से और दुख में घर भागता है। वहाँ उसका नाना, जो अभी जाग रहा है, पैक से मेनलैंड की कहानी सुनना चाहता है। पैक पहाड़ों, तेज ज़ॉम्बीज़ और जंगल के दक्षिण पश्चिम में देखी आतिशबाजी की बात करता है, लेकिन आतिशबाजी का जिक्र सुनते ही नाना का चेहरा बदल जाता है। वो डरते हुए कहता है कि वो आतिशबाजी शायद केल्स नाम के एक पुराने डॉक्टर की हो सकती है जो पहले मशहूर था। पैक को समझ नहीं आता कि जैमी ने इस डॉक्टर की बात क्यों छिपाई। नाना और डरते हुए कहता है, वो आदमी अजीब है, जैमी ने नहीं बताया तो कोई वजह होगी। ये रहस्य पैक के मन में एक नई आग जला देता है। अगले दिन जब जैमी लौटता है, पैक उससे सवाल करता है, तुमने डॉक्टर की बात क्यों छिपाई? क्या तुम नहीं चाहते कि माँ ठीक हो? जैमी सफाई देता है कि वो डॉक्टर पागल है। कई साल पहले जब वो खाना ढूंढने गया था, उसे बदबू आई। दूर देखा तो ढेर सारी लाशें पड़ी थीं और वो डॉक्टर उन्हें जला रहा था। जैमी को लगा कि वो खतरनाक है, इसलिए उसने फिर कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन पैक को लगता है कि जैमी उसकी माँ के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वह गांव की लड़की के साथ खुलकर रह सके। गुस्से में जैमी पैक को थप्पड़ मारता है। पैक रोते हुए अपनी माँ के पास भागता है। उसे लगता है कि सिर्फ उसकी माँ ही उससे सच्चा प्यार करती है। वह अपनी माँ को मरने नहीं देना चाहता। पैक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगली सुबह वह चुपके से आइसलैंड की एक झोपड़ी में आग लगा देता है। गार्ड्स को आग बुझाने के लिए भेजता है और कहता है कि वह गेट संभाल लेगा। फिर वह अपनी बीमार माँ को लेकर आइसलैंड से भाग निकलता है ताकि उस डॉक्टर को ढूंढे जो शायद उसकी माँ को बचा सके। माँ की बीमारी अजीब है, उसे बार बार बुखार आता है। कभी कभी वह बेहोश हो जाती है, लेकिन जब ठीक होती है तो नॉर्मल लगती है। माँ को पैक का यह रिस्की प्लान पसंद नहीं, लेकिन टायर्ड की वजह से वह वापस भी नहीं जा सकती। वो मजबूरी में पैक के साथ डॉक्टर को ढूंढने निकल पड़ती है। पहली रात वह एक पुरानी बिल्डिंग में रुकते हैं। पैक अपनी माँ को आराम करने को कहता है और बाहर पहरा देता है, लेकिन थकान की वजह से वह सो जाता है। एक क्रोलर ज़ॉम्बी धीरे धीरे पास आता है और उसकी गर्दन के करीब पहुंचता है। तभी पैक की नींद खुलती है और वह देखता है कि ज़ॉम्बी मरा पड़ा है। उसकी माँ ने उसे मार दिया था। ये दृश्य माँ बेटे के रिश्ते की मजबूती को दिखाता है, जहाँ माँ अपनी कमजोरी के बावजूद अपने बेटे की रक्षा करती है। दोनों आतिशबाजी की दिशा में पड़ते हैं, लेकिन माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे अब नाक से खून भी निकलने लगा है। पैक बहुत डर जाता है जब वो माँ का खून पहुंच रहा होता है। तभी खेत में एक ज़ॉम्बी दिखता है। पैक तीर चलाता है, लेकिन शोर से और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। माँ बेटा भागते हैं और एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज़ की संख्या और BRH जाती है। पैक एक दरवाजा तोड़ता है, लेकिन अंदर भयानक बदबू है। ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं और दोनों फंस जाते हैं। तभी छत का स्काईलाइट खुलता है और कमरा आग से भर जाता है। अचानक एक विदेशी सैनिक उन्हें बचा लेता है। वह बताता है कि कमरा ज्वलनशील गैस से भरा था जो ज़ॉम्बीज़ के लिए ट्रैप था। वो सुनता है कि दोनों डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं और उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। पैक उससे पूछता है कि वह कौन है। सैनिक बताता है कि वह डच डिफेंस फोर्स का है। कुछ दिन पहले उनकी बोट पलट गई थी और उनकी टीम इस जमीन पर फंस गई। अब सिर्फ वो बचा है। पैक को पता चलता है कि उनका देश पूरी तरह आइसोलेटेड है और समुद्र में पेट्रोलिंग
मॉनिटरिंग टीमें तैनात हैं ताकि कोई बाहर ना भागे। यह जानकारी कहानी में एक नया आयाम जोड़ती है जो इस ज़ॉम्बी महामारी की वैश्विक भयावहता को दर्शाती है। तीनों साथ चलते हैं और मंजिल करीब आ रही है। तभी पैक की माँ अचानक ग्रुप से अलग होकर एक पुराने ट्रेन डिब्बे की ओर जाती है। उसे वहाँ से चीखें सुनाई देती है। पास जाकर वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी औरत बच्चा जन रही है। माँ जो खुद एक माँ है उसकी मदद करती है। बच्चा पैदा होता है और आश्चर्यजनक रूप से वह इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन सैनिक आते ही ज़ॉम्बी औरत को गोली मार देता है। पैक अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी एक बड़ा ज़ॉम्बी सैनिक को खींच लेता है और उसका सिर काट देता है। वह ज़ॉम्बी बच्चे का बाप था। पैक और माँ भागते हैं, लेकिन तभी कुछ तीर आते हैं और ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। तीर चलाने वाला वही डॉक्टर है जिसे वो ढूंढ रहे थे। डॉक्टर पैक और उसकी माँ को एक पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ चारों तरफ हड्डियां बिखरी हैं। बीच में खोपड़ियों का एक टावर है जो देखकर पैक और माँ दंग रह जाते हैं। डॉक्टर सैनिक का सिर काटकर उसे धोता है और खोपड़ी को टावर में जोड़ देता है। वो कहता है कि इससे मरने वालों की आत्मा को शांति मिलती है। यह दृश्य डॉक्टर के अजीब व्यक्तित्व को और गहरा करता है। वो माँ की बीमारी चेक करता है और बताता है कि उसे कैंसर है जो शायद बहुत फैल चुका है। पैक यह सुनकर टूट जाता है। वो डॉक्टर से माँ को ठीक करने की गुजारिश करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि माँ अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। माँ पैक को गले लगाती है और कहती है कि उसे अपनी बीमारी का अंदाजा था, वो बस एक कंफर्मेशन चाहती थी। वो डॉक्टर से कहती है कि उसे मुक्ति दे दे। डॉक्टर एक तलवार उठाता है, लेकिन पैक का शरीर हिल नहीं पाता। माँ खुद आग में कूद जाती है और जलकर हड्डियों में बदल जाती है। पैक रोते हुए माँ की हड्डियों को टावर के सबसे ऊपर रखता है। तभी सूरज उगता है और वही ताकतवर ज़ॉम्बी फिर आता है। डॉक्टर पैक को लेकर एक तहखाने में छिपता है, लेकिन ज़ॉम्बी जमीन तोड़कर डॉक्टर को पकड़ लेता है। पैक डॉक्टर की जेब से नशीला द्रव्य निकालकर ज़ॉम्बी को इंजेक्ट करता है और वह बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब बच्चे को लेकर जाना होगा। 28 दिन बाद पैक आइसलैंड नहीं लौटता। वो आगे बढ़ने का फैसला करता है जब तक तट दिखना बंद ना हो, लेकिन पहले वो उस बच्चे को आइसलैंड के गेट पर लटकाता है और जैमी के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है। आने वाले दिनों में पैक की फाइटिंग स्किल्स मजबूत होती है। वो अकेले कई ज़ॉम्बीज को मार सकता है। एक बार भागते हुए उसे कुछ अजीब लोग मिलते हैं जो ज़ॉम्बीज को आसानी से खत्म कर देते हैं। उनका लीडर वही लड़का है जो 28 साल पहले सरवाइव किया था। ये खुलासा कहानी को एक चक्र पूरा करता है और पैक की नई यात्रा की शुरुआत करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।